सवाल सिर्फ थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा एक प्लेन चेंज होता है कि केवल साइंस के में जो अभी तक नीट की सोच हमारी होती है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो वो थोड़ी सी यहाँ पर हमें फिलोसॉफी, दर्शन, संस्कृत, वास्तविक, अब ये कुछ चीज़ें थोड़े से चेंज होते हैं। आयुर्वेद में कुछ अपने स्वतंत्र टर्मिनोलॉजी है, आयुर्वेद की स्वतंत्र संहिताएं है, संस्कृत विषय है, तो ये सब चीज़ें थोड़े से स्टार्टिंग में चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को बाकी प्रोफेशन की तरह पॉजिटिवली अगर एक्सेप्ट करते हैं तो संस्कृत या भारतीय दर्शन शास्त्र या भारतीय दर्शन शास्त्र की जो नई परिभाषाएं हैं, इनको अगर एक बार हम अगर एडॉप्ट कर ले तो मुझे नहीं लगता कि जैसे इंजीनियरिंग वाला 12th के बाद कोई इंजीनियरिंग पढ़ के 12th में पढ़ के जाता नहीं, वैसे ही यहाँ है। यहाँ आने के बाद यहाँ का जो सिलेबस करिकुलम अगर पॉजिटिवली हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो बहुत ईजी हो जाएगा, कोई उसमें चैलेंज नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म में। आज ही हमारी फर्स्ट वीडियो होने जा रही है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो बच्चे होते हैं नीट देने के बाद, बहुत सारे बच्चे MBBS जिनका सपना होता है लेकिन BMS चूज़ करते हैं। तो सर मेरे साथ है डॉक्टर मोहन इंडे सर। सर मेरे गुरु है और इंदुताई गायकवाड़ पाटिल आयुर्वेदिक कॉलेज के प्राचार्य प्रिंसिपल है सर। सर ने MD इन रचना शास्त्र की है और आयुर्वेद क्षेत्र में सर ने वो उपलब्धियाँ छुई है जो आप सोच नहीं सकते। तो सर वेलकम, बहुत थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस है जो मैं सर को पूछूंगा और आपको एक गाइडेंस देंगे सर। बेसिक क्वेश्चंस है जो हर एक नीट एस्पिरेंट के होते हैं। सो नीट एग्जामिनेशन देने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है सर आयुर्वेदा की तरफ मतलब BMS की तरफ अपनी उड़ान भरते हैं। आप BMS को किस नज़रिए से देखते हो सर? फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यही। देखो, अभी ऐसा है कि जो हेल्थ साइंसेस अब कई सालों से यही प्रथा है कि एक इंजीनियरिंग लाइन पकड़ते हैं और एक मेडिकल लाइन पकड़ते हैं। अब मेडिकल लाइन में जो पहला ट्रेंड था कि मेडिकल में MBBS ऑब्वियस है कि जो सबसे लीडिंग में पहला प्रेफरेंस स्टूडेंट का रहता है, और उसके बाद पहले BMS था, लेकिन लास्ट 5 ईयर से ये ट्रेंड चेंज हो गया है। जो BMS या आयुर्वेद के सेक्टर में जो दिन ब दिन एक ग्रोथ हो रही है, एक नए स्कोप्स डेवलप हो रहे, उसके कारण आज के ट्रेंड में कई स्टूडेंट मेडिकल के बाद आयुर्वेद को प्रेफर करते हैं। इवन जो मेडिकल में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो बड़ी बड़ी फीस है, उसको देखते हुए कई स्टूडेंट ऐसे हैं कि अगर गवर्नमेंट में मेडिकल का नंबर नहीं लगता MBBS का, तो प्राइवेट BMS को चूज़ करते हैं करियर के ऑप्शन के तौर पर। सर BMS को बच्चे एक गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब बच्चे कहते हैं कि जॉब है, तो और हम बहुत कुछ फील्ड में कर सकते हैं BMS के फील्ड में, जैसे कि क्लिनिकल पोस्टिंग करते हैं सर, RMO है, AMO है। आप अभी इस फील्ड में सर मतलब बहुत मुझे नहीं पता टाइमिंग स्पेसिफिक, लेकिन उससे ज़्यादा समय से आप काम कर रहे हो इस फील्ड में, तो उसके बारे में सर आप क्या करेंगे? देखो, BMS में एक प्रोफेशनल कोर्स है BMS, और BMS कोर्स में वास्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने को मिलती है। अब ये BMS में मतलब मेडिकल प्रैक्टिस से लेकर एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज या एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस तक हम हर कुछ इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत जो स्कोप है उसमें आप क्लिनिकल प्रैक्टिस है, क्लिनिकल प्रैक्टिस अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो हम इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें हम एलोपैथी और आयुर्वेद प्रैक्टिस को हम एक साथ कर सकते हैं, या एलोपैथिक प्रैक्टिस हमें अलाउड है, सर्जरीज हमें अलाउड है महाराष्ट्र में। इसके साथ साथ आयुर्वेदिक प्रैक्टिस की डिमांड बहुत है। आज होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है हर डिसीज़ के लिए, उसके कारण आयुर्वेद प्रैक्टिस, और आयुर्वेद प्रैक्टिस में भी अभी स्पेशलिटी आयुर्वेद प्रैक्टिस। पहले ऐसा था कि आयुर्वेद मतलब वात के लिए या पंचकर्म इतना ही था। आज कार्डियक, डायबिटीज़, उसके बाद कैंसर, स्किन, ब्यूटी, हर स्पेशलिटी सेक्टर के लिए आयुर्वेद की ज़रूरत हमें पड़ रही है। तो उसका भी एक हमें स्कोप है कि जिसको अगर किसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी में इंटरेस्ट है, गर्भ संस्कार जैसा एरिया है, स्किन डिसीज जैसा एरिया है, जहाँ पर आयुर्वेद का एक अच्छा प्रभुत्व हमें मिलता है। इसके साथ में ही सबसे बड़ा कोर एक विषय आयुर्वेद के लिए फ्यूचर का है, वो है रिसर्च। तो रिसर्च में भी बहुत स्कोप है, इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, जैसे आयुर्वेद की इंडस्ट्री है उसमें भी हम जा सकते हैं।
गवर्नमेंट सर्विसेज में हम जा सकते हैं। गवर्नमेंट सर्विसेज में भी मेडिकल ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, एमपीएससी, यूपीएससी के माध्यम से हम जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो है उसमें भी, पोस्ट ग्रेजुएट में भी तकरीबन 14 सब्जेक्ट में आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएशन है और उसके माध्यम से हम उस एरिया की स्पेशलिटी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे कि सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, गर्भ संस्कार के माध्यम से गायनेकोलॉजी। आयुर्वेद में गायनेकोलॉजी का भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी आज बहुत ही डिमांड है आयुर्वेद के रॉ मटेरियल्स की, क्योंकि आयुर्वेद की जो सब मेडिसिन की जो दिन ब दिन डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल की भी डिमांड बढ़ रही है। और रॉ मटेरियल जंगल से जो आ रहा है वो कितने दिन हमें सफिशिएंट होगा, इसलिए आज ये भी ज़रूरत है कि कल्टीवेशन आयुर्वेदिक मेडिसिन का हो और वो भी प्रॉपर फार्म में या खेतों में होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा उसमें स्कोप है। बिल्कुल, थैंक यू सर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन सर, मतलब फर्स्ट ईयर के जो अभी बच्चे आए न्यू बैचेस के, उनके लिए, ताकि फर्स्ट ईयर वो कैसे सर्वाइव करे बीएमएस का, उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, सर्वाइव करने वाली बात इसलिए नहीं आती कि सभी बच्चे नीट दे के आ रहे हैं, और जो बच्चे हमारे यहाँ अभी आयुर्वेद के कोर्सेज में प्रवेश ले रहे हैं उनका स्कोर भी अच्छा है। तकरीबन एक मेडिकल के बाद का जो इमीडिएट नंबर्स है 10, 20, 30, 40 नंबर कम, ऐसे वाले ही स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो सबका एक अच्छा, सभी बच्चे अच्छे और ब्रिलियंट बच्चे हैं। सवाल सिर्फ थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा एक प्लेन चेंज होता है कि केवल साइंस के में जो अभी तक नीट की सोच हमारी होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो वो थोड़ी सी यहाँ पर हमें फिलॉसफी, दर्शन, संस्कृत, वात, पित्त, कफ, ये कुछ चीज़ें थोड़े से चेंज होते हैं। आयुर्वेद में कुछ अपने स्वतंत्र टर्मिनोलॉजी है, आयुर्वेद की स्वतंत्र संहिताएँ है, संस्कृत विषय है, तो ये सब चीज़ें थोड़े से स्टार्टिंग में चैलेंजिंग होते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को बाकी प्रोफेशन की तरह पॉजिटिवली अगर एक्सेप्ट करते हैं तो संस्कृत या भारतीय दर्शन शास्त्र या भारतीय दर्शन शास्त्र की जो नई परिभाषाएं हैं, इनको अगर एक बार हम अगर अडॉप्ट कर ले तो मुझे नहीं लगता कि जैसे इंजीनियरिंग वाला 12th के बाद कोई इंजीनियरिंग पढ़ के 12th में पढ़ के जाता नहीं, वैसे ही यहाँ है। यहाँ आने के बाद यहाँ का जो सिलेबस, करिकुलम अगर पॉजिटिवली हम एक्सेप्ट करते हैं तो वो बहुत इजी हो जाएगा, कोई उसमें चैलेंज नहीं रहेगा। बिल्कुल सर, आपने जैसे कहा कि 11-12 में हम, मतलब सर बच्चों का ऐसा होता है कि 11-12 नीट में भी बच्चे मॉडर्न ही पढ़ते हैं, लेकिन बीएमएस में आने के बाद एक हमें यहाँ पे सर आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ता है और मॉडर्न की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एक बेस्ट सिलेबस हो जाता है सर, मतलब सिलेबस थोड़ा बड़ा रहता है बीएमएस का ऑब्वियसली। सो सिलेबस सर फर्स्ट ईयर में जो अपनी यूनिवर्सिटी टेस्ट है, हमें जितना टाइम मिलता है उसमें किस तरीके से कवर करें बच्चों को, आप सर क्या बता सकते हैं? देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एग्ज़ाम का टाइम टेबल आएगा तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये एक जनरल एक इंटेंशन होता है। दूसरी चीज़ ऐसी होती है कि नीट और बीएमएस एडमिशन या क्लासेस इसमें कम से कम 6 से 8 महीने की गैप पड़ जाती है, तो ये बड़े स्पैन के कारण थोड़ा सा एक लिथार्जी जो स्टूडेंट्स में आती है, तो उसके कारण एजुकेशनल जो इन्वायरमेंट है उसको कोप अप करने के लिए थोड़ा सा बच्चे टाइम लेते हैं। तो उन्होंने अपना, और अभी पूरा सिलेबस, करिकुलम पूरा फ्रेम्ड होता है कि तुम्हारी पीरियोडिकल एग्ज़ाम, टर्म एग्ज़ाम, सेशनल, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कब होंगी, इसका पूरा के पूरा टाइम टेबल मिलता है। तो अगर वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली स्टडी कर लिया जाए और उस हिसाब से प्लानिंग किया जाए तो ऑन टाइम जो टेंशन, ऑन टाइम स्ट्रेस जो होता है वो अवॉइड हो सकता है। और बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, वास्ट मतलब इतना भी वास्ट नहीं कि वो हम कवर नहीं कर पाए, लेकिन अगर उसको प्रॉपर प्लानिंग और टीचर के गाइडेंस के आधार पर उसको प्रॉपरली अगर हम पूरा सिलेबस कवर करते हैं तो मुझे नहीं लगता डिफ़िकल्ट है, उल्टा बहुत इजी हो जाता है सिलेबस पढ़ना। सर जैसे हमारा आयुर्वेद इंडिया का सर बहुत ही प्राचीन कल्याण शाखा जिसे हम बोल सकते हैं। जैसे सर कोरोना में भी अपन ने देखा कि आयुर्वेदा ने जो वर्क किया है, वैसे सर वर्ल्ड वाइड अपन आयुर्वेद को किस तरीके से देख सकते हैं अपन वर्ल्ड वाइड? बिल्कुल, अभी अगर हम एक बात बोले, कोरोना दुनिया के लिए संकट था तो आयुर्वेद के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, ऐसा बोल सकता है, क्योंकि कोरोना में जो होलिस्टिक अप्रोच या अदर अलाइड मेडिकल साइंसेस की क्या नीड है दुनिया को, ये कोरोना ने दिखा दिया। और उसमें भी हम ये बोल सकते हैं कि मॉडर्न मेडिकल साइंस कितना भी प्रगत हो वो परिपूर्ण नहीं है,
विश्व स्वास्थ्य के लिए। ये चीज़ हमें कोरोना के माध्यम से पता चली, और जो अलाइड हेल्थ साइंसेज की चीज़ें थी उसमें आयुर्वेद का जो स्वास्थ्य से स्वस्थ रक्षणम जो पहला सूत्र है कि स्वस्थ व्यक्ति की हेल्थ को मेंटेन होना चाहिए, ये जो हमारा पहला उद्देश्य है, वो उद्देश्य को रखते हुए जो हमने आयुर्वेद ने जो सॉल्यूशन दिए कोरोना में, उसके कारण दुनिया ने भी आयुर्वेद को एक्सेप्ट किया। और सर जो आयुर्वेद अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, आप 10 साल में सर आगे फ्यूचर में आयुर्वेद को किस तरीके से देखते हैं? 10 साल में फ्यूचर में आयुर्वेद की अगर हम बात करते कि जिस हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुर्वेद को सपोर्ट मिल रहा है, भारत सरकार खुद बहुत सारे ऐसे उपाय कर रही है जिसमें दुनिया भर में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार हो, अलग अलग देशों में आयुर्वेद के चिकित्सा केंद्रों की स्थापना करना, अलग अलग देशों में भारत से आयुर्वेद के एक्सपर्ट्स को भेजना, और अलग अलग समिट्स ये चल रही है। हाल ही में जामनगर में एक WHO का एक सेंटर ओपन हुआ है। तो इन सब चीज़ों के कारण सरकार की जो अभी आयुर्वेद को प्रमोट करने की नीति है, तो उस नीति के चलते हुए सही तरीके से अगर हम सारी चीज़ों को, या भी हमारी जिम्मेदारी है आयुर्वेद के ग्रेजुएट्स के नाते कि हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, पॉजिटिव तरीके से अगर हम ले जाते हैं, तो डेफिनेटली आने वाले 10 साल में आयुर्वेद एक एडवांस या लीडिंग हेल्थ फैकल्टी दुनिया के लिए रहेगा। बहुत एकदम एक्यूरेसी के साथ सर ने हमें बताया कि अगले 10 साल में BMS का जो फ्यूचर है वो किस तरीके से रहने वाला है। एक एकेडमिक स्टडी रिलेटेड जो डाउट रहते हैं सर बच्चों के, मतलब ये बेसिक डाउट है, अभी हम थोड़ा बेसिक की तरफ जाएंगे कि जो श्लोकास होते हैं सर, जैसे हमें आयुर्वेद में श्लोक भी पढ़ना पड़ते हैं, संस्कृत हमें न्यू सब्जेक्ट है जो जिसके ग्रामर वगैरह, तो वो थोड़ा हार्ड जाता है बच्चों को सर, क्योंकि हमने पहले पढ़ा नहीं कभी जिनका संस्कृत हुआ करता था, उसके बारे में सर कुछ आप बच्चों को सजेस्ट कर सकते हो तो? देखो, संस्कृत या अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि हम ये भूल जाते हैं कि संस्कृत यह केवल एक लैंग्वेज है। जैसे हम फॉरेन, आज एक ट्रेंड आया है कि फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ने का एक आप न्यू जनरेशन में ट्रेंड है। हम रशियन पढ़ते हैं, हम जर्मन पढ़ते हैं, हम जापानीज लैंग्वेज पढ़ते हैं। तो अगर संस्कृत उसी वे ऑफ थिंकिंग से अगर हम संस्कृत तरफ देखेंगे तो संस्कृत लैंग्वेज भी हमें इजी लगेगी। ये लैंग्वेज केवल कम्युनिकेशन का माध्यम है, ये समझकर हमें उसको सोचना चाहिए। हम संस्कृत को बहुत टेंशन लेते हैं, हालांकि उतने टेंशन की बात नहीं होती संस्कृत लैंग्वेज। अगर उसको प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, श्लोक पढ़ना, कुछ चीज़ें ऐसी है कि उसको अगर सही तरीके, केवल एक हमारे मन में हम एक निगेटिव इम्पैक्ट तैयार करते हैं, उसके कारण वो चीज़ हमें डिफिकल्ट लगती है। जैसे हम नई चीज़ें, अब सिंपल बात है कि 12th के बाद हम किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में अगर एंटर करते हैं तो वो कोर्स टोटली नया होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, आर्किटेक्ट हो, फार्मेसी हो, वो हर सब्जेक्ट नया ही होता है। वैसे ही आयुर्वेद में संस्कृत या अन्य जो सब्जेक्ट है उनको वो भी नए ही है सबके लिए। कोई इंजीनियरिंग में जाते वक्त 12th में इंजीनियरिंग पढ़ के इंजीनियरिंग को नहीं जाता। तो उसी तरह से सिर्फ हमारा माइंड को एक पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, और उस वे से अगर जाते हैं और नई चीज़ों को एडॉप्ट करते हैं पॉजिटिवली, तो डेफिनेटली संस्कृत कोई इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है जैसे कि हम फॉरेन लैंग्वेज से भी डिफिकल्ट नहीं है। इट्स वेरी इजी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टर्म्स जो हम रूटीन में हिंदी या मराठी में जो बोलते हैं उसमें से बहुत से वर्ड्स या शब्द जो है वो संस्कृत के ही है। बिल्कुल, सर ने अभी बताया कि मतलब बहुत सारे जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होते हैं उन्हें संस्कृत या श्लोक पढ़ने में दिक्कत जाती है, तो किस तरीके से हम इसे ये कर सकते हैं? सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर्नशिप से हमें सर क्या सीखना चाहिए आगे चल के, या फिर कुछ BMS स्टूडेंट कॉमन मिस्टेक करते हैं कुछ, आप उन्हें अगर बता सकते हो कि ये अवॉइड करना है, नहीं करना है, तो सजेस्ट करो। इंटर्नशिप बेसिकली हमारे करियर का गेटवे होता है, क्योंकि इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में या फाइनल ईयर के बाद हम जब BMS में आते हैं तो ये प्रोफेशनल कोर्स है, इस पर हमारी लाइफ हमें आगे चलानी होती है। तो इंटर्नशिप में तक के हमारा एक गोल निश्चित होना बहुत ज़रूरी होता है कि आगे हमें क्या करना है। हमें PG के लिए जाना है, हमें प्रैक्टिस में जाना है, हमें रिसर्च में जाना है, हमें इंडस्ट्री में जाना है, या और कोई अन्य सेक्टर हमें चूज करना है। तो ये हमको
गोल हमारा सेट होना चाहिए। फिर भी गोल हमारा कुछ भी हो, लेकिन इंटर्नशिप हमारे लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस का लिए होती है। और मुझे ऐसा लगता है हमें कुछ भी करें, लेकिन इंटर्नशिप के जो दिन है उन दिनों में ठीक है तुम्हारी पीजी की पढ़ाई करनी है, तुम्हें कोई स्पर्धा परीक्षा की पढ़ाई करनी है, उसको टाइम दो। लेकिन इंटर्नशिप का जो मॉड्यूल्स है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए जो हमें टाइम दिया जाता है, इंटरवल्स दिए जाते हैं, वो चीज़ें हमें कंप्लीट करना ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि हम बाय प्रोफेशन आगे कुछ भी करें, लेकिन बेसिकली हम एक डॉक्टर है और क्लिनिकल प्रैक्टिस के बेसिक्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। उसमें भी जो हमें 6 मंथ का ट्रेनिंग ग्रामीण रूरल में मिलता है हेल्थ सेटअप के लिए, पीएससी हो चाहे आरएच हो, वो तो डेफिनेटली हमें सीरियसली करना चाहिए। वहाँ पर हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पब्लिक हेल्थ का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग बाद में हम कहीं नहीं ले सकते और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए इंटर्नशिप में आप अपना जो गोल है वो लेके चल सकते हो, लेकिन जो क्लिनिकल वर्क है वो क्लिनिकल हमारा स्किल डेवलपमेंट है, उसको साथ साथ लेकर अगर हम करते हैं तो निश्चित ही वो ज़्यादा बेटर है हमारे फ्यूचर के लिए। बहुत ही गहराई से सर ने बताया कि इंटर्नशिप के दौरान ये गलतियाँ नहीं करनी है और क्या करना है। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि एक सच्चा आयुर्वेद डॉक्टर किस तरीके से सक्सेसफुल आयुर्वेद डॉक्टर को आप परिभाषा उसकी दोगे, या कैसे बने एक सक्सेसफुल आयुर्वेद डॉक्टर? सक्सेसफुल आयुर्वेद डॉक्टर बनने के लिए एक ही चीज़ है, सबसे पहले ग्रंथों से ज्ञान आना चाहिए और जो ज्ञान हम ग्रंथों से या टेक्स्ट बुक से लेते हैं उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यूअसली करते हैं। आचार्य चरक ने कहा है कि सततम शीलनम, अभ्यास की परिभाषा बताए। तो हर चीज़ चाहे वो थेराटिकल हो या प्रैक्टिकल हो, उसको कंटिन्यूअसली हम प्रैक्टिस करते रहे तो डेफिनेटली सक्सेसफुल डॉक्टर बनने हैं। अब सक्सेसफुल आयुर्वेद डॉक्टर मतलब केवल प्रैक्टिशनर हो सकता है, वो रिसर्चर हो सकता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, वो फार्मर हो सकता है। तो जिस सेक्टर में जाना है वो सेक्टर का थेरोटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज जब तक हम लेते नहीं तब तक हम सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में मुझे लगता है कि सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से हमें गाइड किया है। जो डाउट होते हैं, बेसिक डाउट से लेकर जो कॉम्प्लेक्स डाउट होते हैं बीएमएस में बच्चों के हमेशा रहते हैं, तो एक अच्छी गाइड, एक अच्छा पाथवे सर ने दिया है मुझे लगता है। तो मैं सर को बहुत बहुत थैंकफुल यहाँ पे कहना चाहूँगा कि सर आपने आपका समय हमारे इस जो आने वाली पीढ़ी है, जो आने वाले फ्यूचर डॉक्टर है उन्हें दिया, बहुत बहुत थैंकफुल। और इसी तरीके से जो आगे भी आने वाले वीडियोज़ है पॉडकास्ट में वो आते रहेंगे। सो इस प्लेटफॉर्म पे बने रहेगा। मैं इतना ही कहूँगा, आपको बहुत नया कुछ सीखने को मिलेगा। सर के अंडर जो सर के दोस्त आते हैं, मतलब जितने भी और आयुर्वेदिक जिन लोगों ने सक्सेसफुल तरीके से आयुर्वेद को चुना है, आपको सीखने को मिलेगा। इतना ही मैं कहूँगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।